नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर वाईफाई। मैं ललन अभी डीआरडीओ में एसटीएवी पोस्ट पर काम कर रहा हूं और मैंने अपना सिलेक्शन सेप्टेम 10 के थ्रू हासिल किया था। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि डीआरडीओ में सेप्टेम 11 की जो नई वैकेंसी आ चुकी है एसटीबी और टेक्नीशियन के लिए, तो उससे रिलेटेड ही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे जो तैयारी करें कि आप जो CBT 1 हो गया उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस को साझा करना चाहूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सेप्टेम 10 के मैथ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि मैंने खुद एग्ज़ाम में देखे थे। साथ ही बताऊँगा कि सेप्टेम 10 में मैथ के कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आप सेप्टेम 11 में परफेक्ट टारगेटिंग के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि डीआरडीओ जो सेप्टेम 10 जो एग्ज़ाम लिया था उसमें सबसे ज़्यादा जो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 12 नवंबर को हमने एग्ज़ाम दिया था। 12/11/2022 को हमने एग्ज़ाम दिया था। तो ये हमारा जो CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था, CBT 1 था जो 120 मार्क का था, जिसमें क्या था, मैथ था, रीजनिंग था, साइंस था, जनरल अवेयरनेस था प्लस इंग्लिश था। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। मैथ 25 का था, ये भी जो थी हमारा रीजनिंग था ये भी 25 नंबर के था, और साइंस 25 का था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस हमारा 25 था, उसके बाद इंग्लिश 20 नंबर के था। तो ये टोटल थे। जो एग्ज़ाम तो जो था कई शिफ्टों में चला था। 10 को हुआ था, 11 हुआ था, 12 हुआ था, 13 था, 10 था, 11 था, 12 था, 13 था। तो मेरा जो 12 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो फार्म भराया था 2022 में, उसकी जो अंतिम तिथि थी जो 10/9/2022 थी। तो फार्म जो लास्ट तिथि थी 10/9/2022 थी। जो एग्ज़ाम होने लगा था लगभग 2 महीना बाद जो एग्ज़ाम जो लेने का जो सिलसिला स्टार्ट हो गया था। तो 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दे दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से 15 दिन पहले ही सबको पता चल गया था कि एग्ज़ाम आ गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1.5 मंथ ही टाइम दिया था। हम लोग सोच रहे थे कि अब इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन सोचते सोचते में क्या हुआ कि ये पता चले कि अभी तो इसका एग्ज़ाम भी है। तो उस टाइम हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे। उस टाइम वही 2022 में वही वैकेंसी चल रही थी। तो मेरा नंटे का तैयारी उससे ही क्लियर लगभग था। मैथ क्लियर था और साइंस भी क्लियर थी, रीडिंग भी क्लियर था। बस इंग्लिश के लिए हमें देखना था एक्स्ट्रा, और उसके बाद थोड़ा जीके तो पढ़ते ही रहते थे। तो हमने जो सेप्टेम 10 में जो मेरा जो हमारा सेल्फ जो एक तरह से कहें कि जो एक्सपीरियंस रहा, उसको हम यहाँ देखते हैं, शेयर करते हैं कि जो उसका जो सेप्टेम का जो मेन जो टॉपिक होता है, जो फेवरेट टॉपिक होता है, मोस्ट जो फेवरेट टॉपिक होता है मैथ के लिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था त्रिकोणमिति से था। त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन जो आते हैं, जो लो लेवल से लेके ईजी टू एक तरह से मॉडरेट कहेंगे, हार्ड भी नहीं आता है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से देखने को मिला था। जैसे साइन 30 का मान, टेन 25 का मान, या 10 2/5 दे दिया है तो बाकी साइन थीटा का मान ऐसे पूछ रहा था, और कुछ फार्मूले बेसिस थे। तो त्रिकोणमिति से कम तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति को देखने को मिले थे, जो क्या थे, लो से मॉडरेट लेवल तक थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है। तो त्रिकोणमिति इसका जो सेप्टेम का होता है, जो काफ़ी ही फेवरेट टॉपिक होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट सेकंड जो फेवरेट टॉपिक सेप्टेम का होता है, जो क्षेत्रमिति होता है। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन इंग्लिश में इसे कहा जाता है। मेंसुरेशन में क्या आता है, तो मेंसुरेशन में देखें कि मेंसुरेशन में इसका जो फेवरेट टॉपिक क्या रहता है। तो सबसे जो ज़्यादा पूछता है मेंसुरेशन में सिलेंडर से पूछता है। सिलेंडर से क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल टाइप का। उसके बाद जो दूसरा रहता है इसका स्फीयर से रहता है। स्फीयर से पूछ देगा सिलेंडर लेंथ दे देगा, उसके बाद डाया दे देगा, उसको वॉल्यूम निकालना रहेगा। या इसी में जो हमारा एक खोखला सिलेंडर रहता है, या हमारा कितना स्फीयर बनेगा, 2 गो, 1 गो बड़ा सा दे दिया स्फीयर,
उसके बाद छोटा सा का दे दिया, उसमें बताएगा कि पिघलाने के बाद कितना स्फीयर बन के निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे जाते हैं। थर्ड बात करेंगे कि क्यूब से पूछता है। क्यूब हमारा हो गया, उसमें सरफेस एरिया वगैरह इससे पूछा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, इसी में बात करते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो रहता है इस सब का निकालना रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो क्षेत्र मिट्टी भी, त्रिकोणमिति के बाद क्षेत्र मिट्टी होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सेप्टम के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एपीजीपी से हर शिफ्ट में पूछ रहे थे, क्योंकि हमने 12 को एग्ज़ाम दिया था। मेरे कुछ दोस्त का 11 के था, कुछ लोग को 13 के था। तो सभी लोग बोल रहे थे कि एपीजीपी के पूछा ही गया है। तो हमारा में भी एपीजीपी से क्वेश्चन थे। हमारा में एपी से पूछा था कि ए श्रेणी दे दिया, उसका तीसरा पद, उसके बाद इस तरह के मान लें कि उसका छठा पद इतना है, तो कुछ प्रथम पद ऐसे कुछ निकालना था। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। तो लगभग हर सीट में क्या टाइप सेम क्वेश्चन को रख रहा था। एपीजीपी से पूछ ही रहा था, त्रिकोणमिति से पूछ रहा था, क्षेत्रमिति से पूछ रहा था। तो ये इसका होता है जो फेवरेट टॉपिक होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि बीजगणित एलजेब्रा। तो एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलजेब्रा में जो पूछा गया था कि अगर मान लो कोई इक्वेशन दे दिया था, उसको हमको घात निकालने के लिए बोल रहा था कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, डिग्री निकालने के लिए पूछ रहे थे। किसी में है कि उसका जो इक्वेशन निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि इसका इक्वेशन क्या होगा या उसके मूलों का योग क्या होगा, इससे रिलेटेड पूछ रहे थे। साथ ही अलजेब्रा में जो पूछा गया था एक ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से रिलेटेड पूछा गया था। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जो वैल्यू दे दिया था, यहाँ पर 3ABC इस तरह कुछ निकालना था। तो ये अलजेब्रा से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ प्रयक्ता की। तो जो प्रयक्ता से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो हमारे शिफ्ट में आया था जो कि कोई डाइस है, मतलब तो कोई तो यहाँ पर एक तो डिस्क से जैसे पासा होता है ना, पासा, तो पासा से मेरे शिफ्ट में पूछा गया था कि एक पासा कुछ उछाला जाता है तो उसके जो नंबर जो संख्या होते हैं तो उसको कुछ इतना आने की क्या प्रक्रिया है। ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और बाकी एक हमारा जो दोस्त बोल रहा था कि उसमें जो पूछा गया था कि एक जो प्रयक्ता होने की प्रयक्ता मान ली कि 0.3 है, तो न होने की क्या प्रक्रिया है, तो कुछ नहीं 1 - 0.3 हो गया। तो इस तरह कुछ में काफ़ी इजी भी पूछे जा रहे थे, जो तो उससे ही रिलेटेड प्रयक्ता से पूछे ही जा रहे थे, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो इस तरह देखें कि हमारा जो प्रयक्ता भी क्या होता है, फेवरेट टॉपिक होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चाल, समय और दूरी का, तो जो चाल समय से जो क्वेश्चन इससे कई तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कोई माने कि जो रेलगाड़ी हो गया है तो इसमें वही आता है। उसके बाद कोई व्यक्ति है जो इधर जा रहा है इतना किलोमीटर से, फिर उतना आ रहा है, तो इसका एवरेज भी पूछा जाता है। तो इससे एवरेज भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो चाल समय भी ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे औसत। हाँ, तो औसत से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो औसत को भी जितना भी जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो काफ़ी अच्छा से आपको देखना होगा, क्योंकि सेप्टेम्बर में औसत से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रतिशत की बात किए तो प्रतिशत से भी पूछे गए थे कि कोई वस्तु के मूल्य इतना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी खपत में कितना घटा दिया जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। या कोई संख्या है तो इतना से इतना के बीच में, ये मान लीजिए 1 से 80 है, 1 से 70 के बीच में 2 और 9 की आने की क्या प्रयक्ता है या कितनी परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज पूछा जाएगा। तो इस तरह पूछे गए थे। उस तरह बट्टा से पूछा गया था कि कोई वस्तु के इतना है उसको इतना किया जाता है तो डिस्काउंट, तो उसको कितना डिस्काउंट प्रतिशत रहेगा। अनुपात से भी क्वेश्चन हमेशा शिफ्ट में आ रहे थे। उसका लाभ हानि से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आ रहे थे, सबसे एक क्वेश्चन तो जरूर फिक्स था कि एक क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी जो ऊपर वाला जो था, ये जो ऊपर वाला जो टॉपिक था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ऊपर वाला जो 4-5 है, जो त्रिकोणमिति, इससे 4-5 भी आप मान लो आराम से पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से 3 से 4 ये भी पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से 3 से 4 मान लो कि आराम से सेप्टेम्बर में पूछे ही जाते हैं 3 से 4। तो ये जो दोनों काफ़ी एकदम खतरनाक टॉपिक है, त्रिकोणमिति या क्षेत्रमिति। उसके बाद एपीजीपी से भी 1 से 2 आराम से, बीजगणित से 1 से 2, प्रयक्ता से 1 क्वेश्चन तो आराम से आ जाते हैं। चाल समय से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं चाल समय से। उसके बाद बात करते हैं औसत से, तो 1 क्वेश्चन तो आराम से पूछे जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बट्टा से इसे पूछा जाएगा। उसके बाद लाभ हानि से भी 1 आराम से पूछाएगा।
पूछा जाएगा। काम और समय से, तो इससे भी पूछ लिया जाता है, एक तो आराम से पूछा जाता है, कभी कभी तो 2 भी पूछ लिए जाते हैं। तो वही हमारा कोई आदमी और वुमेन्स हो गया, मैन वुमेन दोनों मिलाकर काम, तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है। उसका साधारण ब्याज से हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इससे भी पूछा जाता है कि कितना गुना हो गया, तो ऐसे गुना वाला पूछा जाता है, कितना साल में ये गुना होता है, तो कितने सालों में इतना गुना हो जाएगा। तो इससे हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, तो एक आए थे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था कि जो 2 कोऑर्डिनेट दे दिया उसको अंतर विभाजन कर रहा है, तो उसको रेशियो दिया रहता था, तो हमें वो कोऑर्डिनेट निकालना रहता था एक्स वाई एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 14 जो टोटल टॉपिक है, ये जो सेप्टम का काफ़ी एक तरह से फेवरेट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है। तो इसी से मोस्टली 95% क्वेश्चन इतना से ही रहता है। ये जो इसका एकदम एक तरह से पॉपुलर टॉपिक है, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, एपीजीपी, बीजगणित, प्रयाक्ता, चाल, समय, दूरी, औसत, प्रतिशत, भट्टा, अनुपात, संपात, लाभ हानि, काम, समय, साधारण ब्याज और निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे क्वेश्चन तो आपको इससे इतने टॉपिक से आपको लगभग 22 से 24 तक आराम से इतना सही आता है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो मेमोरी बेस्ड देखेंगे, उस टाइम हमने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ यूट्यूबर थे जो फीडबैक मांग रहे थे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ हमने कॉपी में लिखा था, तो उससे रिलेटेड वो मुझे याद था कि हाँ इस तरह का कुछ हमें आइडिया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम अपना जो एक्सपीरियंस है जो हमारे पास कुछ था, तो हम सोचे कि अब सेप्टेम्बर 11 में जो नए जो एस्पायरेंट है उनको बता देते हैं कि कुछ इससे आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे क्वेश्चन का जो लेवल रहता है जो हार्ड नहीं रहता है, क्वेश्चन का जो लेवल रहता है इजी टू मॉडरेट रहता है। बस आपको टाइम को मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 सेक्शन रहती है, तो टोटल 5 सेक्शन रहती है, तो सबको देखना रहता है। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है, जनरल अवेयरनेस होता है और इंग्लिश होता है। तो एक तरह से सभी में जो क्वेश्चन होते हैं जो इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं। रीजनिंग में उसी तरह, साइंस में भी उसी तरह, जीके में और इंग्लिश में। तो हम बारी बारी से सभी का हम इसी तरह जो मोस्ट फेवरेट जो चैप्टर है वो लेकर आएंगे, साथ ही साथ इसका जो हमारा जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो सेप्टेम्बर 11 हो गया या जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला या हो रहा है, उसमें आपको हम अगर कोई अपडेट लेके आते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको वो अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा उस समय जो हम कुछ हमारा जो आइडिया था जो लिख के रखे थे, उससे हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वो जो पूछा गया था, यहाँ हम देखेंगे त्रिकोणमिति से। बताएं कि त्रिकोणमिति जो उसकी होती है काफ़ी फेवरेट टॉपिक होती है। तो त्रिकोणमिति में पहले यहाँ देखेंगे कि ये भी tan थीटा बराबर 7/24 है, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू पता करना है। मतलब अगर tan थीटा का यहाँ वैल्यू दे दिया है तो सेक थीटा की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना ईजी है। तो हमारा जो त्रिकोणमिति में हमने पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति से किसी भी तरह का DRDO हो या रेलवे हो, वो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने 0 से पूरा एकदम एडवांस लेवल तक कवर किया है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हम जो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया। जो थीटा होती है ना, उसके सामने का जो साइड होती है उसे हम लंब कहा जाता है। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। तो बाकी जो बच गया ये हमारा बेस हो जाता है, जिसको B से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा हो गया ये कर्ण होता है, जिसे हाइपोटेनस H कहा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है P/B होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7/24 हो गया। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो H(x(y) बराबर क्या होता है, P(x(y) प्लस B(x(y) होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H(x(y) बराबर लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, H(x(y) बराबर क्या हो गया, P(x(y) मैंने P को 7 मान लिए, तो 7(x(y) प्लस 24(x(y). तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7×7 = 49 प्लस 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 15 के 5 हाथ में रहा 1, 4 × 1 = 5, 7 × 5 = 2 तुम्हारा 1, 5 × 1 = 6। मतलब कि कितना हो गया, H(x(y) की जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया
वो मिल गया 625, मतलब जो एच की वैल्यू कितना मिलेगा, √625, मतलब कि इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 25 आ गई। तो अब हमें जो पता करना है कि सेक थीटा पता करना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर हमको पता है कि b/h होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है तो h/b हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितना हो गया 25 है। अब b की वैल्यू क्या होता है, तो b की वैल्यू हमको पता है 24 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 25/24 इसका आंसर हो गया। अब आंसर को तो यहाँ पर 25/24 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर इस पैटर्न पर पूछा जाएगा, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर दे दिया कि 13 कुछ है, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको एक तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी बेस्ड के क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि बोल रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी AP का दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 5 और 8 है तो 75वां पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ यही बोल रहा है कि इफ़ द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5 और 8 है तो फाइंड आउट द 75वां पद, 75 टर्म पता करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि T2, मतलब हमारा जो ये बेसिक फार्मूला जो होता है हमको यहाँ पता होना चाहिए कि Tn बराबर होता है, मैंने अंतिम पद या nवां पद निकालने के लिए होता है a + n - 1 × d। तो हमने वीडियो में जो हमने वीडियो बनाया है पहले ही, ये जो AP, GP और HP तीनों प्रोग्रेशन से हमने वीडियो बनाया है A to Z, पूरा एक तरह से कंप्लीट जानकारी को साझा किया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर उसको देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसे रिलेटेड बनाने में नहीं होगी। सारे फार्मूला, सारे कंसेप्ट और ट्रिक को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, Tn बराबर a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ क्या T2 लिखेंगे, तो T2 दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालने के लिए पहले क्या लिखते हैं, प्रथम पद a हो गया, n की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1 फार्मूला में इंटू में d। ठीक है, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, सारा अंतर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा T3 मतलब तीसरा पद निकाला है, तो ये a + 3 - 1 × d, तो ये जो हमारा कितना है, इसके बराबर 5 है दूसरा पद, इसका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इसका बराबर 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5 बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा a + d हो जाएगी, क्योंकि 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, तो 1 d हो जाएगी, बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + 3 में से 1 जाएगा तो 2d हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इधर जो बचने वाला है, इधर 8, इधर नीचे 5 हो गया, इधर कितना हो गया, बराबर में a + 2d हो गया, इधर बराबर में कितना हो गया, a + d हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 में से 5 तो 3 बचेगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2d में से d जाएगा तो d बचेगा। तो कहने के मतलब कि जो d मैंने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गया, तो हमारा सारा अंतर 3 आ गया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इस d के वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, 5 बराबर क्या है, a + d मतलब कितना 3, तो कहने का मतलब कि a की जो वैल्यू हमको मिल गया 5 - 3 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको 75वां पद पता करना है, मतलब कि T75 को पता करना है। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होगा a + 75 - 1 × d। ठीक है, तो ये की वैल्यू हमारा कितना है, 2 है, प्लस 75 में से 1 गया तो कितना बचा, 74, गुने d की जो वैल्यू है 3 है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 + 4 × 12 के 2 हाथ हमारा 1 और 7 21 1 22, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2224 हो गई, क्योंकि 2 2 4 और 2 224 का करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना, अब हम यहाँ समझाने के लिए इतना डीपली बनाए हैं, लेकिन एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे a + d बराबर 5 हो गया, a + 2d बराबर 8 होगा, इतना लिख सकते हैं, इतना छोटा लिख सकते हैं ये वाला। बाकी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि a + d बराबर ये हमारा हो गया, और उसके बाद a - 3। हाँ, तो वहाँ पर कम से कम लिखने की कोशिश करें ताकि आप आसानी से कम समय में और कम लिखे हुए इसको जल्दी बना सके। तो बस आपको कंसेप्ट जब क्लियर रहेगी तो आप उसको अब खुद ही में आ जाता है कि हाँ ये यहाँ हमारा हो गया, 2 लाइन ऐसे ही स्किप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि ये सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर वाज द मेल्टेड, हम बोले थे कि जो हमारा जो क्षेत्रमिति होती है उससे मेल्टिंग वाला पूछा जाता है, डाउन फ्रॉम एन आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटी, तो फाइंड द एन वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस धातु है, ठीक है, तो उसको गोला जो ठोस धातु है, जो बड़ा सा एक तरह से व्यास वाला ठोस धातु है, उसको पिघला कर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला इन समान आकार के गोले बनाए जाते हैं। तो क्या है, हमको यहाँ एन की वैल्यू को पता करना है। तो क्या है, एक गोला है, मतलब ये गोले को पिघला कर हमारा बनाया गया है। तो यहाँ गोले को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं, यहाँ गोले बनाए जाते हैं। तो हमारा गोला का जो फार्मूला होता है, जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 होता है पाई आर क्यू होता है। ये हमारा गोला का वॉल्यूम का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर लगाने वाले हैं सबसे पहले बड़ा वाला। तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का वॉल्यूम हमारा यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा आर यहाँ निकालेंगे। तो बड़ा आर कितना है, डायमीटर हमारा 10 है, तो 10 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर बड़ा वाला 5 हो गया आर। और छोटा आर की बात करते हैं तो डायमीटर कितना 1 सेंटी है, तो 1/2 हो गया, मतलब 0.5 ये हमारा हो गया सेंटी, ये हो गया। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम दोनों के बराबर होगा, भले वो एन नंबर छोटे छोटे करके होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम V1 जो होगा, V पूरा लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टोटल V हो गया, ठीक है। ये जो V बनेगा, छोटा छोटा हमारा गोली है, V2 V3 डॉट डॉट Vn, ये Vn तक जाएगा, मतलब n गोली बना रहा है ना, तो वहाँ तक जाएगा। छोटे छोटे मिलाकर ये वॉल्यूम के तो बराबर ही होगा। तो क्या करेंगे, ये हमारा ये टोटल कितना हो गया, ये हमारा n तक हो गया, तो इसको n को कॉमन ले लेंगे। तो जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, तो क्योंकि सब का डायमीटर क्या है, सेम है, तो बचने वाला n को कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा 4/3 पाई और आर क्यू, मतलब 1/2 के होल क्यू, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी सेम होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू कितना हो गया 5 का क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू। इधर हो गया n इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो कि पाई आर क्यू, तो 1 का क्यू कितना हो गया, 1/2 का क्यू 1/8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 कट गया, 4/3 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, n इंटू 1/8 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा n की जो वैल्यू हो जाएगा 125 गुने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर हमारा n हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 के 0 बना 4, अब 12 × 8 = 96, 96 4 कितना हो गया 100, मतलब 1000 को गोला हमारा छोटा छोटा बनेगा, तब इसके वॉल्यूम को बराबर कर पाएगा। मतलब पिघलाने के बाद 1000 को गोला बनने वाला है छोटा छोटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो मेमोरी बॉक्स क्वेश्चन है ये है। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो हाइट दे दिया है 16 सेंटीमीटर, इज कवर बाई ए रेक्टेंगुलर थिन फॉइल साइज 16 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर पार लिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। ऊपर हमारा हो गया ये सिलेंडर हो गया, जिसकी जो हाइट हमें बता दिया है कि हाइट कितना है, हाइट हमको 16 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक लंबित बेलन को 16 गुने 22 सेंटीमीटर आकार की टीन की पन्नी से ढका गया है। तो बेलन का हमको आयतन पता करना है। तो जो ढकने वाला भाग है जो ये वाला है, ये है, इसके चारों तरफ ये हमारा क्या हो गया, इधर चारों तरफ ये चारों पट्टी क्या है, लपेटा गया है, ये सगरों लपेटा गया है चारों तरफ। तो जो चारों तरफ लपेटा गया मतलब ये इसके साइड में लपेटा गया होगा कहाँ, ऊपर तक। तो इसकी जो परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। या एक तरह से कहें कि जो बेलन की क्या होती है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है ना, उसके बराबर होगा। क्योंकि क्या हो गया, इसके चारों तरफ इसके साइड में यहाँ तक लपटा गया था, लेकिन इसमें तो नहीं लपटा गया था ना, ऊपर में कवर नहीं किया गया है, तो इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमको पता होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा जो होता है क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ हम यही लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे 2πrh बराबर कितना दिया हुआ है, 16 गुने 22 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि
इसी शेप में 16 × 22 के जो क्षेत्रफल में इसके पूरे जो उसकी सिलेंडर की जो बॉडी है उसको कवर कर रहा है, तो ये वक्र पे क्षेत्रफल के बराबर होगा। या इसको कहें तो इसकी परिधि कितना, वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये कितना लेंथ तक किया, तो हाइट तक किया, मैंने 16 जो हाइट है एच हाइट तक किया, तो ये कितना क्षेत्रफल हो गया, 2πrh हो गया। तो 2πr बराबर 16 × 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम पता करेंगे कि हमारा आर क्या होने वाला है, क्योंकि हमको एच ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, पाई के वैल्यू 22/7 ले लेते हैं और गुने आर के वैल्यू हमको पता करना है, एच की वैल्यू 16 दे दिया है, बराबर कितना हो गया 16 × 22 हो गया। ठीक है, ये 16 कट जाएगा, यहाँ 22 भी कट जाएगा, तो इस तरफ तो पूरा कट गया। तो जो आर की जो हमारा यहाँ वैल्यू मिलने वाला है 7 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो कितना हो गया 60/2 मतलब 3.5 मिल गया हमको आर की वैल्यू। अब हमें क्या पता करना है, बेलन की आयतन। तो हमको पता है कि जो बेलन की जो आयतन होती है भी होती है बेलन की, कितना होती है πr² होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना ले लिए 22/7 ले लिए और गुने आर की वैल्यू कितना है 60/2 ले लिए और एच की वैल्यू कितना है 16, एच की वैल्यू 16 हो गया। तो ये 2/इतना के होल स्क्वायर, क्योंकि आर के होल स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और गुने 7 कितना हो गया 49 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, गुने 16 हो गया। तो ये क्या हो गया 7 49 कट गया, आइए हमारा 400 को 16 कट गया। तो नीचे में कुछ नहीं बचा है, तो हमारा नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर में बचने वाला है 22 और गुने ऊपर में 7 और गुने 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों को 88 और गुने 7। तो कहने का मतलब कितना हो गया, तो हो जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, 8 7 56 और 5 61 इतना, और यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ए है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना है, इफ़ द परिमिटी ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक आयत को दिया गया है, एक हमारा आयत है। ठीक है, आयत की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, लंबाई ज़्यादा होता है। तो आयत की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, तो यहाँ क्या है कुछ भी हो सकता है, लंबाई ज़्यादा हो सकता है या कभी चौड़ाई ज़्यादा हो जाता है, तो सबको आयत कहेंगे। खाली भुजा सेम नहीं होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है। अगर सेम हो जाएगा तो उसको स्क्वायर कहेंगे। तो क्या हो गया, लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेंथ दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये हमारा लेंथ मान ले कि, तो लेंथ चूँकि छोटा है तो लेंथ इसी को मानना होगा 4x, आई जो कि 12 वाला को ब्रेथ मानना होगा तो ये 5x हो गया। ठीक है, यदि आयत का परिमाप दे दिया 18 सेंटीमीटर, तो एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमको पता है कि आयत की जो परिमाप होती है क्या होती है, आयत की जो परिमाप होती है चारों भुजाओं का योग होता है, मतलब 5x हो गया और 4x हो गया, तो 4 4 8 और 5 5 10 18x, या ऐसे तो निकाल लिए सिंपल, या लगा सकते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होती है। तो कहने में परिमाप कितना दिया हुआ 18 सेंटी दिया है, तो लिख दिया 18 और 2 × L की वैल्यू कितना है, तो मान लें कि 4x यहाँ दे दिया है और ये 5x दे दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18 बराबर 5 4 9 और दूनी 18 x, मैंने 18 18 कट गया, इसका मतलब कि जो x की जो हमको वैल्यू आ गया 1 हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ लंबाई चौड़ाई सेम ही है। कहने का मतलब कि लंबाई कितना हो गया, L बराबर कितना हो गया 4x, मतलब जो 4 × 1 बराबर हो गया 4, लंबाई हो गया, चौड़ाई मैंने बीत हो गया, बीत कितना है 5x है, तो कहने का मतलब 5 × 1 बराबर कितना हो गया 5, ये भी 5 हो गया। अब हमें पता है विकर्ण मतलब क्या हो गया, विकर्ण का मतलब हमें हो गया कि ये वाला डायगोनल पता करना है, और जो आयत का विकर्ण होता है ये वाला कहो या ये दोनों सेम ही होता है। तो हमें विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ लगाएंगे कि विकर्ण जो होती है आयत की भी जो विकर्ण की जो फार्मूला होती है क्या होती है, √ होती है L² + B² होती है। तो L की वैल्यू कितना है, तो L की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ 5 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। तो 400 को 16 हो गया प्लस 5 25 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √ 6 5 11 के 1 हाथ में रहा 1 और 2 1 3 और 1 4 √ 41। तो इतना हमारा इसका डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखते हैं कि क्या है, वो रहा है कवरिंग द सेम डिस्टेंस विथ द 35 km/h एंड 40 km/h फाइंड एवरेज स्पीड। तो कहने का मतलब है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हुए औसत गति ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है कि अगर मान लें कि कोई व्यक्ति है जो ये पॉइंट से शुरू करता है, ये बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, और फिर ये बी पॉइंट से फिर ये क्या हो जाता है रिटर्न ए पॉइंट पर हो जाता है, तो ये क्या है सेम डिस्टेंस को कवर किया, तो सेम डिस्टेंस को 2 बार कवर किया, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम एवरेज के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, एक ट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसको बनाने जाएंगे तो टाइम लगेगा कि माना डिस्टेंस को डी मानेंगे, फिर हमें क्या है कि उस तरह टोटल टाइम निकालना होगा, कुल दूरी बटे कुल समय लगाएंगे तो औसत निकलेगा। लेकिन हमारा कंसेप्ट है कि सेम दूरी, मान लीजिए यहाँ से गया, ठीक है, मान लीजिए कि जितना दूरी चला फिर आगे ये इतना दूरी चला, तो ये भी कंसेप्ट में हम एवरेज लगा सकते हैं, या रिटर्न हो गया तो उसमें भी एवरेज लग सकता है। तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ये भी एवरेज नहीं लगाना हो तो क्या होता है 2xy बटे x प्लस वाई हमारा एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर सेम डिस्टेंस को दूरी तय करे तो डिफरेंट चाल से सेम डिस्टेंस तय करे तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला लगता है। तो 2 गुने एक्स की वैल्यू कितना है 35 है, और गुने वाई की वैल्यू कितना है 40 है, बटे 35 प्लस ये हो गया 40। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, गुने 40 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, 4 3 7 75 हो गया। तो क्या हो गया 15 5 75 और 5 8 40, ये हो गया 35 15 और 14 5 70। तो 14 बोल रहा था 11 का 2 बटे 3, तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा 3 3 9 और 2 3 7 21 1 0 3 3 9, तो कुल 37 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज चाल हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चैप्टर 10 में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पूछा गया है कि जो यहाँ बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट दैट कैन बी मेड आउट ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज इज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो हमें क्या यहाँ जो बोल रहा है कि एक शीशा का जो लेड का जो बना हुआ है, एक ठोस घन बना हुआ है जिसकी जो भुजा है 44 सेंटीमीटर है, से बनाई जा सकने वाली गोलाकार गोली, कैसा गोली बनाना है, गोलाकार में गोलाकार गोली की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा एक घन बनाएंगे, ठीक है। घन की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ एक घन पाड़ देंगे। चलिए तो यहाँ घन को हम पाड़ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक घन हो गया, ठीक है, जिसकी जो साइड दिया हुआ 44 दिया हुआ है, मतलब ये 44 है, मतलब सब 44 हो जाएगा, ये भी 44 हो जाएगा, क्योंकि घन की जो सारे भुजा क्या होती है साइड बराबर होती है। इससे हमें क्या है कि गोला बनाना है, छोटा छोटा ये गोली बनाना है। तो गोली बनाना है जिसका डायमीटर कितना दे दिया है, जिसका डायमीटर हमको 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी से बनाएगा ना, जो हमारा क्यूब दिया हुआ है उसी को पिघला कर बनाएगा। तो बताया था कि जो क्षेत्रमिति होती है मेंसुरेशन, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये हमारा जो एक पहले भी देखे थे गोला बनाने वाला तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ क्यूब से बना रहा है। तो एक तरह से सेम पैटर्न के पूछे जाते हैं, और क्षेत्रमिति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, एपीजीपी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेप्टम के लिए, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों का जो वॉल्यूम का होगा V1 बराबर का होगा V2 होगा। तो पहला हमारा क्यूब है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम का होता है भुजा का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा 44 का क्यूब, हमारा क्या होता है एक क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 44 का यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा बराबर। ये हमारा क्या गोला है, तो गोला के वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 4/2 का करेंगे क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और गुने पाई हो जाएगी, और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो 44 के क्यूब हो गया, मैंने 44 गुने 44 भुजा के क्यूब, इधर बच गया 4/3, और गुने पाई का मान कितना ले लेते हैं 22/7, और गुने हो गया 8। तो यहाँ देख सकते हैं 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। और हमारा क्या हो गया 4 से कट करते हैं, बच्चों को 44 हो गया, फिर यहाँ कट करते हैं हम 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ बच्चों को 44 हो गया। तो इधर बचने वाला कितना हो गया 11 गुने 2 बच गया। इधर बचने वाला क्या है, तो इधर बच गया 2/7 21, और गुने हो गया n, क्योंकि क्या है ये हमारा जो इसको बड़ा क्यूब है बड़ा सा, इसको पिघलाकर हमको n नंबर ऑफ गोली बना रहा है। बहुत सारा छोटा छोटा गोली मिलाएंगे तभी तो हमारा पूरेगा, वॉल्यूम बराबर होगा। तब जब इसी को हम हल करेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखें कि 2 से 2 हमारा क्या होगा कट जाएगा, तो जो हमारा n की जो वैल्यू मिलने वाला है क्या मिल जाएगा 11 कैसा से हो जाएगा गुने 21 हो जाएगा। तो ये हमारा जो गुना करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखेंगे कि इफ द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट 30% देन द लूज द
16% एंड द डिस्काउंट इफ द डिस्काउंट इज 10% द प्रॉफिट या लॉस इन परसेंटेज। ठीक है, अगर बोल रहा है कि अगर दुकानदार है कि 30% की छूट देता है तो उससे क्या होता है 16% का नुकसान हो जाता है। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर वो 10% की छूट दे तो उसे क्या लाभ या हानि होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिस्काउंट जो क्वेश्चन है जो लो लेवल से थोड़ा मॉडरेट लेवल के पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में डिस्काउंट से और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से पूछा ही जा रहा था। उस टाइम हमने जो देखा था और तो हमने खुद एनालाइज किया था क्योंकि एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि यहाँ का अंकित मूल्य कितना है 100 मान लिया। अंकित मूल्य को हमको यहाँ क्या मानना होगा, अंकित मूल्य को 100 रुपया मानना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या पता करना है, प्रतिशत में लाभ हानि पता करना है। जहाँ भी हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे, प्रतिशत में पूछे, अनुपात में पूछे या हमारा रेशियो, तो इस तरह के वैल्यू अगर पूछे तो हमें हमेशा 100 मानना चाहिए। एग्जैक्ट पूछे तो वहाँ 100 मानना चाहिए। हमने डिस्काउंट का भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। उसमें डिस्काउंट को हमने धजिया उड़ा दिया है, तो आप उसको देखें एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। डिस्काउंट में एकल बट्टा कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट में हमारा बहुत तरह के टाइप होते हैं, तो वो सभी को हमने डिस्कस किया है। तो हम यह क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य को 100 मानेंगे। अंकित मूल्य 100 हो गया तो हमारा जो पहला कंडीशन की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं, उस कंडीशन में 30% छूट देता है। तो जब 30% छूट देगा तो उसमें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब वो वस्तु कितना में बेचेगा कौन, ग्राहक। तो ग्राहक कितना में बेचेगा, ग्राहक नहीं मतलब कि शॉपकीपर माने दुकानदार उसको कितना में बेचेगा, क्योंकि दुकानदार ही छूट दे रहा है। तो दुकानदार ही छूट दे रहा है तो उस वस्तु को अंकित मूल्य होता है कि वस्तु पर कितना अंकित किया गया है, कितना लिखा गया, वही हमारा अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद जो डिस्काउंट देता है वो उसको माइनस होता है। बाकी हमारा जो बचता है डिस्काउंट के बाद वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। मतलब सब कीपर के लिए, दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 100 हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य। उसके बाद क्या होगा 100 माइनस 30/100, क्योंकि 100 में 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कहने के मतलब हो जाएगा 100 का 70/100। तो 100 कटेगा, मतलब वो वस्तु को दुकानदार कितना बेच रहा है, 70 रुपया में बेच रहा है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन करता है तो उसे 16% का क्या हो जाता है, उसे नुकसान हो जाता है। तो क्या हो गया, 16% का उसे नुकसान हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा उसे, तो अब हम यहाँ पर क्या पता करेंगे, एक क्रय मूल्य पता कर लेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य पता करेंगे। तो क्रय मूल्य फॉर्मूला हमने वहाँ बताया है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। हमने लाभ हानि और बत्ता में ही बता दिया है, काफ़ी फार्मूला को डिस्कस किया है। आप सारे फार्मूला को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल लिखा है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 में बेच रहा था, यहाँ 70 लिख दिए, इंटू 100 माइनस हानि कितना हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि देखते हैं कि हानि उससे 16% का हानि हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 घटाएंगे। तो यहाँ 16 को क्या किया हमने, घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं -16। तो कितना हो गया हमारा, 70 का 100/100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। ठीक है, इसको कट करेंगे हम, 7 से इसको कट करेंगे, 7 दाएँ 70 हो गया, अब 12 7 84 हो गया। ठीक है, नहीं 7 दाएँ 70 मतलब 7 से काटते हैं तो 7 से तो 12 7 84, तो यहाँ 12 हो गया। हाँ, तो ये हो गया, 4 से काटेंगे, चढ़ती है 12 और 25 को 100। तो कितना हो गया, टोटल गुना करेंगे तो 10 में 25 से तो 250 हो गया, और डिवाइडेड बाई हमारा 3 आ गया है। तो इतना हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं कि बोलता है कि अगर वो 10% डिस्काउंट देता है तो उसको लाभ या क्या हानि होगी। तो हमको क्रय मूल्य तो हमारा हो गया कि वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा खर्च हुआ है, तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य तो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा फिक्स होता है जो उसे बनाने में लगा है। तो क्रय मूल्य हमको पता हो गया। अब हमको विक्रय मूल्य दूसरा कंडीशन का पता हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लाभ हानि पता कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो केस 2 है, हमारा केस 2 में हमको पता है कि डिस्काउंट कितना है, 10% मात्र दे रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 100 माइनस 10/100। तो कहने का मतलब यहाँ होने वाला है 100 का 90/100। तो इसकी जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो पहले कंडीशन में विक्रय मूल्य 70 हो रहा था, अभी 90 हो रहा है। हमारा क्रय मूल्य जो फिक्स है 250/3 है। तो हम यहाँ से लाभ निकालेंगे, लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको पता है कितना है, दूसरा कंडीशन में पूछ रहा है, तो 90 माइनस
250/3। पहला में तो डिस्काउंट अगर 30% दिया तो उसे 16 का घाटा हो गया, तो तुम्हें पता ही है। दूसरा कंडीशन में वो कम डिस्काउंट दे रहा है, तब हमें पता करना है कि क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। तभी क्रैमूल माइनस क्रैमूल लाभ बराबर होता है। अगर मान ली कि ये हम देख सकते हैं कि ये लाभ ही होने वाला है, क्योंकि 3 या 24 80 के आसपास आएगा, जबकि विक्रमूल 90 है तो लाभ होगा। अब इसको हम घटाएंगे, तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 हो गया कितना 27 माइनस ये हो गया 250 बराबर हो गया, तो 270 में 250 गया तो 20/3, तो ये हमारा क्या हो गया 20/3 हमारा लाभ हो गया। अब हम लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, तो अगर लाभ प्रतिशत के बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि हमें जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमको लाभ प्रतिशत पता करना है। तो जो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ वही लगाने वाला है कि लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रैमूल गुने क्या होता है 100 होता है, क्योंकि जिस तरह बट्टा अंकित मूल पर परिकलित किया जाता है निकाला जाता है, उसी तरह लाभ हानि हमेशा क्रैमूल पर निकाला जाता है। तो हम यह देखेंगे कि हमारा लाभ क्या मिला है, तो जो लाभ भी मिला है 20/3 मिला है, और जो हमारा क्रैमूल जो फिक्स होता है हमेशा 250/3 है। तो हम लिखेंगे लाभ बराबर 20/3 डिवाइडेड बाई 250/3 हमारा जो क्रैमूल है गुने में लगाएंगे 100। 3 से 3 कट गया, तो हमारा जो क्या बच गया 20 बटे क्या बच गया 250 बच गया, और गुने क्या हो गया 100 हो गया। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 25 को 100 और 4 दूनी 8, मतलब 8% का इसको जो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको 8% का लाभ हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 10 आवर, इफ़ हिज स्पीड विद द साइकिल इज द 8 किलोमीटर पर आवर एंड विदाउट साइकिल इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू द साइकिल। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 घंटा में कितना 60 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो है कि साइकिल से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एक है कि बिना साइकिल से या तो पैदल चलता होगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, या बैलगाड़ी से चलता होगा। ठीक है, तो साइकिल के माध्यम से तय करके दूरी हमको ज्ञात करना है। तो जो पूछेगा उसी को हम क्या करेंगे एक्स मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि माना कि हमारा यहाँ जो साइकिल से कितना दूरी तय की, साइकिल से x किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ साइकिल से x किलोमीटर दूरी को मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है, तो बिना साइकिल से कितना तय करेगा, तो यहाँ ये भी लिखेंगे कि बिना साइकिल से फिर जो तय करने वाला है कितना तय करेगा, तो 60 टोटल डिस्टेंस है, तो 60 माइनस x करेगा बिना साइकिल से। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमको टोटल डिस्टेंस जो मिल गया, एक तो साइकिल से 1 किलोमीटर जा रहा है और दूसरा बिना साइकिल 60 माइनस x किलोमीटर जा रहा है, और टोटल जो टाइम लग रहा है 5-10 घंटा लग रहा है। तो हम यह टाइम का दोनों को टाइम टोटल निकालेंगे, बराबर में 10 करेंगे। तो पहला का जो साइकिल से 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, मतलब t बराबर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस d/v होता है। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो टाइम हमारा क्या होता है, तो t हमको निकालना है यहाँ पर पहला कंडीशन में, तो उसके लिए डिस्टेंस पता करेंगे x, तो x/8 हो जाएगा, प्लस दूसरा कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कितना है 60 माइनस x बटे उसकी जो चाल कितना है 5 है, बराबर टोटल जो उसको टाइम लगा है 10 घंटा लगा है। ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको निकल जाएगा फाइनली x की वैल्यू, वही हमारा साइकिल से तय की दूरी होगा। अब यहाँ एलसीएम कितना लेंगे 40 लेंगे, तो 8×5 = 40, तो कितना हो गया, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 8 से, कितना में 40 में, तो 8×5 = 40, तो यहाँ हो गया 5x प्लस 5×8 = 40, यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8×6 = 48 माइनस 8x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5x मतलब 8x जाएगा तो कितना बचेगा -3x बचेगा, अब प्लस हो जाएगा 480 बराबर ये हो जाएगा 400। तो कहने का मतलब है कि 480 को इधर ही रखते हैं और 400 को इधर लेके चल आते हैं, बराबर हो जाएगा 3x। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से गया 4 तो हमारा डायरेक्ट 80 बच जाएगा। तो कहने मतलब एस की जो वैल्यू हो जाएगा 80/3 हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर वो क्या है साइकिल से जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ जो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज नंबर फ्रॉम द 1 to 70 या 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। कहने का मतलब कि 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं में से इकाई अंक में 1 या 9 आया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 से 70 तक में हमारा जो कितना संख्या है जो या तो 1 आ रहा है 9 आ रहा है, उसको हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 से चलते हैं पहले 10 के बीच में, ठीक है, दूसरा 10 से चलेंगे 20 के बीच में, 20 से चलेंगे 30 के बीच में, 30 से चलेंगे 40 के बीच में, 40 से चलेंगे 50 के बीच में,
50 से चलेंगे 60 के बीच में, ठीक है, और 60 से चलेंगे 70 के बीच में, इतना हमारा कंधा है। तो 1 से 10 में क्या होगा, 1 से है तो एक को तो लेना ही है। तो एक तो 1 हो गया, जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा 9 हो गया। तो यहाँ 2 को मिल गया। इसमें कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। 11 12 एक 19 मिल जाएगा। एक हमारा हो गया, 9 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ 29 हो जाएगा। तो कहने के मतलब है कि सब में हमको हमको इकाई अंक वाला दुए को मिल रहा है। यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ एक हमारा कितना 49 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कितना हो जाएगा, ये 50 to 60 है, मतलब 51 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 59 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 61 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों को बना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बन गया। तो टोटल जो 7 बना, एक में 2 बढ़ा, मैंने टोटल हमारा 14 बन गया, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना है, 14 है। तो 1 से 70 को में हमारा जो टोटल हमारा जो संख्या है, तो टोटल हमारा जो संख्या होगा उसको हम आधार बनाएंगे और प्रतिशत को निकालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 1 से 70 मतलब टोटल 70 को संख्या है। तो जो हमारा प्रतिशत किसका होने का, 1 और या 1 या 9 को होने के प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 14 संख्या है कितना, 1 से 70 के बीच में। तो टोटल 70 हो गया, गुने हमारा 100 हो गया। तो 14 पचे 70 हो गया, 20 पचे हमारा 100 हो गया। मतलब 20% हमारा जो 1 से 70 के बीच में संख्या होगी जिसकी इकाई है 1 या 9 होगी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इतना है, मैंने 6√3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो एक घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना है, कोई घन है तो विकर्ण क्या होगी, बराबर ही होगी। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हम पहले घन बनाते हैं। तो ये हमारा घन हो गया। घन की क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है। तो हमने घन से पहले भी किया था कि घन का हमारा जो वॉल्यूम दे दिया था उससे हमको कट कर रहा था और भी उससे गोला बनाना था। तो हमने पहले ही बता दिया है कि क्षेत्रमिति या त्रिकोणमिति ये जो टॉपिक है काफ़ी हमारा इसका जो फेवरेट टॉपिक होता है सेप्टेम का। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते, 4 से 5 क्वेश्चन दोनों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो क्या है फेवरेट टॉपिक होता है, पॉपुलर टॉपिक है। तो इसको हमारा जो फुल्ली कंप्लीट करके जाना ही है। तो जो आप मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाला भी है कि देख सकते हैं कितना डेप्थ में क्वेश्चन रहता है। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे कि घन का जो सबसे लंबा विकर्ण दे दिया है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, तो घन में कितना पृष्ठ होता है, तो हम ये देखेंगे कि घन में टोटल कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। क्या होता है टोटल हमारा, क्या होता है 6 पृष्ठ होता है। मतलब एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो टोटल 6 पृष्ठ होती है। जो घन की जो फार्मूला होती है अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, √3 × a होती है। तो घन का जो विकर्ण का फार्मूला क्या होती है, √3 × a होती है, ठीक है। ये कैसे आया, तो कोई अगर हमारे घनाभ है उसका क्या करते हैं, सभी भुजाओं का स्क्वायर करके करते हैं, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो √3 × a हो जाएगा। ये हमारा घन का विकर्ण का फार्मूला हो गया। तो घन के विकर्ण निकालने की जो डायरेक्ट फार्मूला होती है √3 × a होती है। तो जो हमको दिया हुआ है 6√3 बराबर हो जाएगा √3 × a हो जाएगा। तो √3 कटेगा तो ये की जो वैल्यू साइड की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब हमें क्या है, 6 को पृष्ठ क्षेत्रफल है, 6 को पृष्ठ है, मतलब कि 6 का हमको अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, 6 × भुजा का स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमको निकालना है, टोटल क्या है एरिया हमको पता करना है। तो 6 × भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 × भुजा के स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसको अच्छा से लिखते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 6 × भुजा के स्क्वायर मतलब 6 गुने भुजा भी 6 है तो 6 के स्क्वायर, तो 6 36 अच्छा को 216। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो काम समय से इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हमने टॉपिक का चैप्टर का डिस्कस किया था कि काम समय से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि 16 बॉय है या 12 वुमेन है जो कैन बी पीस ऑफ वर्क 28 डे, इन हाउ मनी डे दे विल बी सेम वर्क डन बाई 4 बॉय और 4 वुमेन इफ दे वर्क टूगेदर। तो क्या है ना, यहाँ पर हमें क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करेंगे कि कितनी महिला बराबर कितना पुरुष है। तो यहाँ बोल रहा है कि 16 लड़का या 12 महिला किसी काम को 28 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 16 को लड़का है, 16 को लड़का है जो 12 महिला के बराबर है। मैंने महिलाएं ज़्यादा काम कर रही है, लड़के हैं ना छोटे छोटे तो कम काम करेंगे। तो बोल रहा है कि 4 लड़का 4 महिला मिलके कितना दिनों में वो काम को कर लेगा, ठीक है।
तो हमारा पहला कंडीशन ये लगाएंगे कि 16 लड़का मतलब बॉय हो गया बराबर 12 महिला। यहाँ लिखेंगे 12 महिला। इसको क्या करेंगे, चर्चों को 16 हो गया, चढ़ती है 12 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 गो लड़का बराबर क्या हो गया, 3 गो महिला हो गया। ये हमारा कंडीशन मिल गया। ठीक है, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो जो काम समय का होता है, M1 होता है, D1 होता है बराबर M2 होता है, D2 होता है। ये हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, काम समय का वीडियो हम लेकर आएंगे तो A to Z क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसी पर हम इसको रखने वाले हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला कंडीशन में है, मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं महिला को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 4 गो लड़का बराबर 3 गो महिला है। इसका यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ 4 गो लड़का है, तो 4 गो लड़का बराबर 3 महिला है। तो यहाँ जो दूसरा कंडीशन में टोटल हमारा जो हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये महिला 4 लड़का बराबर 3 महिला ही हो गया, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कंडीशन में तो हम महिला को लेने वाले हैं दोनों तरफ, और जो भी लेंगे दोनों तरफ सेम लेंगे। अगर महिला को ले रहे हैं तो इधर भी दूसरा कंडीशन में महिला को ही हम कंसीडर करेंगे। तो पहला में क्या होगा, 12 महिला गुने 28 M1 D1 बराबर M2। तो M2 कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 4 बॉय है या प्लस 4 गो वुमेन महिला है। तो 4 बॉय बराबर कितना हो गया, 3 गो वुमेन्स हो गया। वुमेन्स महिला को M लिखे हैं, यहाँ पर M ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिला ये बॉय हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 महिला हो गया, 4 बॉय बराबर अब प्लस 4 को पहले से था, तो 4 3 7 महिला हो गया। तो इसी का यूज करेंगे। तो M2 में कितना हो गया, 7 गुने x मान लिया, या D2 ही रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा, तो बच्चों को 48 बराबर हो जाएगा x। मतलब वो काम कितना दिन में समाप्त होगा, 48 दिन में। तो ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 15%। ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। एक से दो क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा ही जाता है। तो शुगर का जो प्राइस है जो 15% बढ़ता है, व्हाट इज द परसेंटेज शुड बी कंजप्शन शुगर कैन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर पर शुगर रिमेन सेम। मैंने कहने का मतलब हुआ कि क्या है ना, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दे कि हमारे चीनी की जो खरीद पर होने वाला जो टोटल खर्चा है ना सेम रहे। तो कहने का मतलब है कि कोई परिवार की जो इनकम क्या होती है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो फिक्स ही होती है। तो अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है अचानक, तो क्या है कि लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए खर्चा को फिक्स रखता है। तो खर्चा सेम रहे तो हम उसकी खपत में कितनी कमी कर दे कि वो हमारा है जो खर्चा समान रहे। तो इसके लिए हम क्या है, 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में हमको समय को बचाना रहता है। तो उस कंडीशन में आप सिंपल एक लाइन का एक तरह से ट्रिक या उसको कंसेप्ट कहें वो लगा सकते हैं। तो क्या है इस तरह के लिए, तो अगर बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। तो यहाँ कितना है, 15 बढ़ रहा था, लिखेंगे 15/100 प्लस 15 गुने 100 डेट्स ऑल, ख़त्म। अगर कहता कि 15% घट जाता है चीनी के मूल्य, तो उसकी खपत में कितना बढ़ा देना चाहिए ताकि उसका खर्चा समान रहे। तो उस कंडीशन में क्या करते, 15/100 माइनस 15 गुने 100। लेकिन यह खर्चा पर मूल्य दाम से बढ़ जा रहा है, तो बढ़ना मतलब प्लस, तो 100 प्लस 15 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 15/100 प्लस 15 100 हो गया, 15 गुने ये 100 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये काटेंगे, 23 पचे 15 से आप 15, तो कुल मिला के कितना हो गया, 300/23। तो ये हमारा इसका हो गया, इतना परसेंट ये हम निकालेंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो हमारा मेमोरी बेस्ड था, हमारा खुद का मेमोरी बेस्ड था, जो हमने उस टाइम में एक कॉपी में लिखा था। एक यूट्यूबर है जो भी है ऑनलाइन, वहाँ से हमने डिस्कस किया था कि ये चीज़ें पूछा गया था। तो ये आज हमारा आप लोग के लिए काम आ गया। ये मेमोरी बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देख के आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर मैथ को तैयारी और करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम और भी क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन को लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।